नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिटीजन्स वॉइस शो आपका शो है, बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। लोगों में मैसेज सुबह 4 बजे से आने शुरू हो जाते हैं कि आप जिन मौज़ू पे बात करते हैं, जिन सब्जेक्ट पे बात करते हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही प्यार आप लोगों से मिलता रहेगा, हमारा हौसला बना रहेगा और हम आपके समक्ष जितनी ज़्यादा खबरें बगैर किसी फ़िल्टर के पास ऑन करते रहेंगे। कल हमने बात की थी पंजाब फ्लड्स पर और आज पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से बारिश का माहौल है, पिछले 36 घंटों में दिल्ली और हरियाणा में तो बारिश नहीं रुकी है। पंजाब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हमारे जो पैनलिस्ट थे, गुरदीप सिंह घुमन जी, वो आज हरिके बैराज पे गए थे और वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। 1.25 मिनट की रिपोर्ट है, आप देखिएगा। फिर आपको मैं अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूं और आज इस सब्जेक्ट को शुरू करता हूं। देखिए घुमन साहब क्या कह रहे हैं। भारत ध्यान से सुनो, मैसेज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अवर प्रधान सेवक अपना नरेंद्र मोदी जी। अब ध्यान से देखिए, दिस इज पंजाब, दिस इज वर्स देन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। एंड आपकी तरफ से कोई मैसेज नथिंग, नथिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, नथिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट, नथिंग फ्रॉम द अपना होम मिनिस्टर डिफेंस, नथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट look at that Punjab. Sara, it is being Sara taken care of the Punjabi. This is Punjabi. This is 1.25 लाख से एक लड़ाऊं. A message for you India. Stay with us. पंजाब तगड़ा है तो इंडिया तगड़ा है. पंजाब goes down, India goes down. Mark my words. And एक बात और कहूँ, मोदी जी स्पेशली फॉर यू. 5 दिन से यहाँ पे जलथल हुआ पड़ा है. आप चाइना में जो भी कर रहे थे हमें नहीं पता. एंड देन अफगानिस्तान में अपना अर्थक्वेक कहते हैं एंड यू टेक नो टाइम. आप 2 मिनट में कहते हो जी हमें बड़ा अफसोस हुआ, हम आपके साथ हैं. अरे तुम घर वालों के साथ नहीं हो, तुम उनके साथ क्या होगे? दिस इज द मैसेज. आपने पंजाब की जलते हुए जख्म पे तेल जोड़का है बाय इग्नोरिंग अस एंड स्टैंडिंग विद अफगान. बाय ऑल मीन्स जहाँ इंसानियत है वहाँ अपना बनता है. बट घर के लोगों को छोड़ के, पंजाब को छोड़ के, व्हाट इज पंजाब? जिसने देश को बनाया, जिसने देश को बचाया, जिसने देश को खिलाया, यू आर इग्नोरिंग अस. वेरी बैड. टाइम टू चेंज एंड टाइम टू चेंज इमीडिएटली. वंस अगेन, पंजाब तगड़ा है तो देश तगड़ा है. पंजाब गोज डाउन, कंट्री गोज डाउन. चॉइस इज योर्स. थैंक यू. इंडिया वेक अप. भारत माता की जय. जय भारत, जय संविधान. जी पंजाब की बात करें तो जैसे कि आपने अभी गुरदीप सिंह घुमन जी को सुना, उन्होंने कहा कि पंजाब भारत के लिए हमेशा से खड़ा रहा है. और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का बड़ा भाई की भूमिका में रहा है. और हमेशा से पंजाब, चाहे बॉर्डर की लड़ाई हो, चाहे देश को अन्नदाता का भूमिका निभानी हो. आपको याद होगा 1960 के दशक में जब भारत में किल्लत हो गई थी, तो उस समय मात्र पंजाब ही था जिसको उस समय जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि इसको हमें वीट बोल बनाना है. और पंजाब के सभी लोग देश की खाद्य सुरक्षा में लग गए. आज पंजाब को आपकी जरूरत है. पंजाब को देश की जरूरत है. जब वहां पे हड़ आए हुए हैं, फ्लड्स आए हुए हैं, डेवस्टेशन है, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. 1.5 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन, खेती की जमीन इस समय जो है वो पानी में जलमग्न हो गई है. और सिल्ट जो है वो खेतों में भर गई है और सिल्ट को हटाने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे. तो मेरा सीधा सीधा सवाल जसबीर सिंह भाटी जी आपसे है. आप हरियाणा से हैं, सिरसा से हैं. आप पंजाब में आपकी रिश्तेदारी भी है और बहुत करीब से आप पंजाब को देख रहे हैं. ये मिसमैनेजमेंट पानी का पंजाब का हुआ कैसे? क्या इसके पीछे की राजनीति है? जसबीर सिंह भाटी जी. सभी साथियों को सत श्री अकाल, राम राम. ये कोई आज की नीति नहीं है, ये रातों रात बनाई कोई नीति नहीं है सरकार की. 1 या 2 दिन में जाए, महीने में ये नीति नहीं बनी सरकार की. एक सोची समझी चाल है. ठीक है, दिल्ली के बॉर्डरों पे 13 महीने हमें बैठा के उसके बाद उठा दिया, हमें कह दिया आपकी मांगे मान लेंगे, 3 कानून वापस, काले कानून वापस ले लिए. मगर किसी रास्ते से उन कानूनों को फिर लागू करना है. कैसे करना है, कैसे दबाना है? आपकी सबसे जो बड़ी नीतियां थी, भारतमाला नाम से जो अमृतसर कटरा एक रोड बन रही थी, आपको याद हो, उसको रोका पंजाब वालों ने. भगवंत मान ने कहा कि इसका जो पैसा वापस चला जाएगा वो हो जाएगा. सेंटर ने कहा पैसा वापस, ये सड़क नहीं बनने देते किसान,
वो कहते थे हम जमीन देनी नहीं कारपोरेट घरानों के लिए। उसके बाद लैंड पूलिंग के नाम से फिर जमीन खोसने की तैयारी हुई लुधियाना में। 20,000 हेक्टेयर आपको ध्यान होगा पक्का। ये कुछ क्यों हो रहा था पंजाब के साथ? ये इसलिए हो रहा था, पंजाब को इतना नीचा ले जाओ, हरियाणा को इतना नीचा ले जाओ, दोनों स्टेट के किसान, राजस्थान के किसान हाथ बांध के कह दें भी आप जमीन ले लो जितनी लेनी है, हम कर्जा नहीं उतार सकते, हमारी जमीन में ले लो। सिस्टम रखा गया, पहले उन डैमों को लबालब भरा गया, फुल भरे गए। पहले जो पंजाब के दो मुख्य डैम थे, रणजीत सागर डैम और भाखड़ा डैम, जो गोविंद सागर झील के नाम से 250 किलोमीटर लंबी झील और 700 मीटर ऊंचा बांध है, वो छोटा नहीं है। 1680 फीट पानी उसमें, उसकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर 100 फुट अजय और भी रह जाता है। तो उसका पानी 1670 फुट तक रखा गया आज तक, जबकि मई और जून में उसको 1300 फीट तक लाना जरूरी होता है। हर साल का इनका लोगो बना हुआ है, पानी का जो डिवाइडेशन है वो वहां 1300 फुट लेके आते हैं, पर इस बार नहीं लाया गया। रणजीत सागर डैम को फुल रखा गया, भाखड़ा डैम को फुल रखा गया। जब बरसातें 7वें महीने में जुलाई में शुरू होगी, इनको पता था भी डैम में पानी बढ़ रहा है, उस टाइम से डैम का पानी निकालते, थोड़ा थोड़ा निकालते, ये यकदम ना छोड़ते। मगर अगस्त में आके उन्होंने सोचा भी पानी को यकदम छोड़ा जाए। तो एकदम क्या होगा, 88 के बाद ये दूसरी मार पंजाब पे आई, और थोड़ा नहीं है, 1000 या 1100 गांव पंजाब के डूब जाने, लाखों आदमी इसमें इफेक्ट हो जाना, और प्रधानमंत्री वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, एक शब्द उसने अपने मुंह से ना उच्चारना, पंजाब के सीएम ने कुछ ना बोलना, आम पार्टी के जितने लीडर बैठे हैं किसी ने कुछ ना बोलना, फील्ड तक ना जाना। इसके पीछे राजनीति क्या है? यकदम पानी छोड़ो। पानी आप मान के चलोगे, जो पंजाब से आज मंजीत राय से मेरी बात हुई गुरदासपुर में, कितनी ऊंची छल पानी की, जो धार कितनी ऊंची आई, 5 फीट ऊंची। तो 5 फुट ऊंची जो पानी आ रहा है एकदम, और इतने खड़के से आ रहा है, लोगों को आपने देखा होगा, एक डेयरी की भैंसें इतनी बुरी तरह से मरी हुई है को उनके संगल तक नहीं उतार सका, उनको खोल नहीं सका किसान। उसके अंदर वो की सैकड़े भैंसे और कितने जानवर और कितने रुड़े होंगे, वो तो एक तस्वीर आई है ना हमारे सामने। कितने उसमें 30 आदमी, उसमें 29 आदमी उस दिन पठानकोट से, गुरदासपुर से लेके तरनतारन तक उसमें रुड़े गए। और कितनी लाशें अब मिलेंगी वो बाकी है अभी तक, जो क्योंकि जहां हर घर तक राशन नहीं पहुंच सका, और उसमें बैठा कौन है, या तो बुजुर्ग, जा वो आदमी जो निकल नहीं सकते। और साथियों, इस दिन में मैं आपको बताऊं, आज 18 दिन हो गए उस हड़ को पंजाब में जो ये पानी छोड़ा गया है। 18 दिनों में क्या किसी का भैंस, पशु, जानवर, कोई बुजुर्ग, बीमार, औरत जो कोई जनेपे वाली है, कोई 18 दिन घर में बैठी रहेगी? तीसरी बड़ी बात मैं आपको करता हूं, हजारों जो गांव उजड़े जिनमें पानी के फ्लड में आए हैं, उन फ्लडों के पानी में कितने शहर आए होंगे, 50-60 शहर तो आए होंगे, कितनी फैक्ट्रियां आई होगी। रेल कोच की फैक्ट्री कपूरथला, उसके बीच में आती है, दोनों दरियाओं के ब्यास और सतलुज के, वो दोआबा का एरिया बचता है। उस दोआबा के एरिया के अंदर रेल कोच फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है। साइंस सिटी है कपूरथला में, उनको इफेक्ट क्यों नहीं, वो क्यों नहीं इफेक्ट हुई? कोई फैक्ट्रियां इफेक्ट क्यों नहीं हुई? गांव के गांव और फसल डूबी है, गांव के गांव और फसल डुबोई गई है, जानबूझ के डुबोई गई है। ये एक साजिश थी पंजाब के साथ। इसके साथ हरियाणा मरेगा, हरियाणा की नहरों का पानी बंद कर दिया गया, राजस्थान की नहरों का पानी बंद कर दिया गया। राजस्थान में आज बाग, मूंग की फसल ज्यादा थी, राजस्थान के सूखी पड़ी है। कॉटन की फसल राजस्थान की सूखी पड़ी है, ग्वार की फसल सूखी पड़ी है। आज से 3 दिन पहले थोड़ा बहुत पानी छोड़ा गया, बहुत राड़ा झगड़ा करने के बाद। और हरियाणा को सिर्फ 10,300 क्यूसेक पानी हरियाणा का बनता है भाखड़ा डैम से, जिसको ओनली 800 क्यूसेक पानी हरियाणा को छोड़ा जा रहा है।
बाकी सब पानी अब लेटर लिख रहा है, नाटक कर रहा है कौन? भगवंत मान। किसको लिख रहा है? हरियाणा के सीएम को। क्या बोल रहा है? भाई आप पानी लो, मैं आपको पानी देने को तैयार हूं। भगवंत मान जी, जिस दिन आप कह रहे थे एक बूंद पानी की नहीं छोड़ेंगे, ना राजस्थान को दूंगा ना पंजाब को दूंगा, वो दिन आपके याद करो। और नंबर 2, अब फ्लड का पानी है, हम आज भी लेने को तैयार हैं। हम पंजाब, हरियाणा का, राजस्थान का हर किसान बोल रहा है पानी छोड़ दो, हमारे पास पानी नहीं है, हम पानी में सोके में है। मगर वो पानी नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर वो पानी हमारा आज छोड़ते हैं तो जो एक पानी का हमारा 10,300 क्यूसेक का कोटा है, उसके साथ एक स्पेशल कोटा है जो साल भर का है। साल भर वाले कोटे में वो हमारा कोटा काट लेते हैं, जो फ्लड में गिर छोड़ देते हैं। अब तो वो जो पानी आएगा पंजाब का, हमारे भी तो फ्लड ही मारेगा ना, हरियाणा को मारेगा। और राजस्थान में तो चलो वैसे जरूरत है पानी की, राजस्थान का बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, उनको पानी चाहिए, उनका पानी भी नहीं छोड़ रहे, सारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। और इससे बड़ी मैं जो मेरे अपने तजर्बे के अनुसार से और जो मैंने आज तक अपने किसानी के रूप में हंडाया है, 70-75 साल हो गए आज देश को, 78वां साल जा रहा है आजादी को। ये बाखड़ा नंगा डैम के बाद कोई ऐसा इन्होंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो ऑल देश को तो देता था, ऑल वर्ल्ड के लिए भी अनाज देता है, कोई डैम नया बनाया, कोई नहर नई निकाली। अगर कोई निकालते हैं उस पर राजनीति, जैसे SYL निकाल दी, उस पर राजनीति, किसी ने तोड़ दी, किसी ने ढा दी, किसी ने ये कर दिया। क्यों नहीं? यहाँ पैसा लग रहा है, और कारपोरेट घरानों के लिए रोडों पे पैसा लग रहा है। हड़ की कोई स्थिति नहीं थी, फ्लड की कोई सिचुएशन पंजाब में नहीं थी आता, अगर उसी पानी को तरीके से छोड़ा जाता, जुलाई से पानी ज्यादा छोड़ा जाता, तो आज वो डैम खाली होते और वो डैम की कैपेसिटी बड़ी होती, तो सारा पानी डैमों में समा जाता, कुछ पानी दरियाओं में समा जाता, कुछ पाकिस्तान चला जाता, और ये नहरें चलती, पानी का डिवाइडेशन सही हो जाता। पर डुबोया जाना, उस पानी को फ्लड ले आने, ये सरकार की नीयत के अंदर था। उस नीयत में किसकी नीयत ला लो, अगर नीयत सही सी, नीयत अच्छी थी, तो एक बात मेरे को बता दो, मोदी अगर फॉरेन में फिर रहा था, हमारे देश का प्रधानमंत्री फॉरेन में था, वो उसको वहां सिचुएशन का हो सकता है ना पता लगता हो, ऐसी तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री हर घंटे नई वीडियो जारी करता है, पर पंजाब के लिए एक शब्द तक नहीं बोला, आज 18 दिन हो गए। तो पीछे सारा बीजेपी का मंत्रिमंडल तो बैठा था ना, कृषि मंत्री भी बैठा था, इस इरिगेशन का मंत्री भी बैठा था, क्या बोला भाई किसी ने? क्यों नहीं बोला? इसके ये जो शंकाएं पैदा करते हैं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो आज मान के चलो पंजाब का हुआ है। क्यों हुआ है? जानबूझ के डुबोया गया, जानबूझ के खत्म किया गया। कोई बरसातें ज्यादा नहीं हुई, जो कहते हैं 25% बरसात अगस्त में ज्यादा होगी, कितनी की ज्यादा? 25% बरसात अगस्त में, और जुलाई में हुई नहीं, जून में हुई नहीं, मई में हुई नहीं, तो एकदम बरसात हुई है, आगे अगस्त में बरसात हुई है। अगर बरसात हुई है तो रातों रात थोड़ा डैम भर गए। मनाली, कुल्लू मनाली से चलता है, सारे जम्मू कश्मीर हिमाचल से चलता है, पानी का पता चलता है। हमारे सरसा में एक छोटा सा डैम है ओटू हेड के नाम से, उसको गग्गर दरिया का वो बांध है, और गग्गर दरिया में जब पानी कहाँ से आता है? कालका की पहाड़ियों से, पंचकूला से, चंडीगढ़ से, यहाँ वहां से लेके जहां तक तौर पड़ता है भी इतने की उसको पानी जहां आ गया, अंबाला गया, इतने के उसको उसमें खनौरी भी आ गया, इतने पंजाब से क्रॉस करके इतने की उसको पानी हरियाणा में सरदूलगढ़ में आ गया, इतने की उसके सरसा में आ गया। छोटा सा डैम है, छोटे छोटे बांध है, 35,000 की उसको पानी उसमें समा जाता है, और वो राजस्थान को छोड़ा है। आज उसमें कोई स्थिति डुबोने वाली नहीं, 17,000 की उसको बाकी रह गया जी। कंट्रोल क्यों हुआ? क्योंकि सरकार का उस पर ध्यान था, पंजाब में ध्यान नहीं था, या पंजाब के मगर ध्यान था तो पंजाब को डुबोने का ध्यान था। अगर डैमों को इसी तरह देखा जाता, पाखड़ा नंगल डैम पे जो कमेटी पे ट्रिब्यूनल बैठा है, वो ट्रिब्यूनल देखता भी आज इतना पानी आ रहा है, इतना है, हम इतना छोड़ेंगे, इतना डैम में समा जाएगा, इतना दरिया की कैपेसिटी है, तो फ्लड कैसे आएगा? जो दरिया
रावी पे बड़ा बांध रणजीत सागर डैम बनया, 2 दरवाजे उसके जानबूझ के तोड़े गए। पहले पानी, 1 मिनट का टाइम लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। पहले जो पानी ब्यास दरिया में ज्यादा आया, सतलुज और ब्यास में जो आया पानी, इधर ब्यास भाखड़ा नंगल डैम के 2 फ्लड 4 गेट खोले गए। उनमें जो पानी का फ्लड बन गया ब्यास दरिया से, जब पूरा एरिया नहीं फ्लड के अंदर आया, तो रावी दरिया के 2 गेट तोड़ के सारा पंजाब का पठानकोट से लेके गुरदासपुर से लेके तरनतारन तक का एरिया फ्लड में लाया गया। 2 दिन से रावी का पानी डाउन हुआ है। ये रिपोर्ट किसी पत्रकार से ले लेना, किसी आम आदमी से ले लेना, सरकार दे या ना दे। 2 दिन से भाखड़ा नंगल डैम के 4 गेट फिर खोल दिए गए, 2 लाख की उसको पानी और छोड़ दिया गया। अब फिर फ्लड की हालात है। गुरदासपुर में आज सुबह 3 से 4 फुट पानी और ज्यादा हो गया, चढ़ गया। तो वो कहाँ आएगा? तरनतारन तक, पट्टी तक, फाजिलका तक, जितना सतलुज दरिया का एरिया वहां तक आएगा, तो नुकसान बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा ना। हमारे हरियाणा से, राजस्थान से पंजाब को इतना राशन जा रहा है, आप गिनती नहीं गिन सकते। इतनी ट्रालियां, ट्रक, जो भी पैसा लोग भेज रहे हैं, हमदर्दी से भेज रहे हैं। सरकार कहाँ सोचती है? सरकार ने क्या दिया? आज एक शब्द आया है भी हम भरपाई करेंगे जिन किसानों का नुकसान हुआ है। कैसे कर देंगे? दलजीत सिंह एक गायक है, उसने कह दिया 10 गांव मैं गोद लूंगा। क्यों सरकार के पास नहीं है कुछ? सेंटर सरकार के, स्टेट सरकार के कुछ नहीं है पास देने को? वो क्यों नहीं बोलते भी इतने गांव गोद लेंगे? वो क्यों नहीं कहते भी इतना इतना पैसा देंगे? अभी तक उनका कोई बाइट नहीं बना 20 दिनों में, 18 दिनों में। तो भाई साहब, मेरे कहने का मतलब है, आपको जितना मेरे पास ज्ञान था, जितना मेरे पास आया था आंकड़ा, मैं आपको दिया है। उसमें 1% भी कोई फर्क हो, मेरी जिम्मेवारी होगी। और जो भी आज हो रहा है पंजाब से हो, हरियाणा से और राजस्थान से, ये सारे का सारा जानबूझ करके हो रहा है। एक सोची समझी चाल, आज सोची समझी साजिश के अधीन हो रहा है। कैसे किसानी को दबा के कारपोरेट घरानों का गुलाम और अडानी अबानी का गुलाम बनाया जाए, ये साजिश चल रही है हमारी निगाह में जो कुछ है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल जी, आपने विस्तार से बहुत डिटेल में सारे डैम्स का और पानी का जो समझाया। शायद बहुत सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन है नहीं। दया सिंह जी, जो बात इन्होंने कही कि 27 अगस्त से हिमालय में बरसात हो रही है, ब्यास उफान पर थी, माधोपुर फ्लड गेट्स की जो उन्होंने बात की पंजाब में, वो ब्रेकडाउन हो गए, वहां से डिस्चार्ज जो है पानी रावी में आया, और रावी अब जलस्तर जो नीचे जा रहा है, न्यूज सोर्सेस की माने तो रावी 14 लाख क्यूसेस वाटर पानी कैरी कर रही थी उस समय जब बांध टूटा माधोपुर का। और लास्ट हाईएस्ट रिकॉर्डेड जो था वो 11 लाख क्यूसेक था 1988 में, जब हड आए थे या फ्लड्स आए थे पंजाब में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि रावी फिर से 40 साल में अपने सबसे ज्यादा पानी के उफान पर है। हरिके बैराज की बात करें, जो कि सतलज और ब्यास के कन्फ्लुएंस पे होता है, जिन दर्शकों को नहीं पता, वहां पानी राजस्थान और पाकिस्तान भी जाता है, हरियाणा भी जाता है, राजस्थान पाकिस्तान भी जाता है। बहुत सारे समय से बाखरा और पोंग पानी रिलीज करते रहे हैं, जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं। इवन लुधियाना का जो बुड्ढा नाला का कंटामिनेटेड पानी है, वो भी आगे चल के इसी पानी में मिक्स हो जाता है। 50 गांव उस एरिया के जलमग्न हो गए, हजारों एकड़ जमीन इनंडेटेड हो गई। और आज ही कुछ मिनट पहले प्रोग्राम शुरू करने के अरविंद केजरीवाल की एक स्टेटमेंट आती है एक टीवी चैनल को, जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब हमेशा देश को फीड करता आया है, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता आया है, कंट्रीब्यूशन उसकी प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा है। अब आज जब हम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, उस समय केंद्र की सरकार हम पे नजर इनायत नहीं कर रही। केजरीवाल की पॉलिटिक्स और पंजाब के हालात को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहता हूं। जी, मैं समझता हूं आतंक जी, मैं समझता हूं कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो बहुत विस्तार पूर्वक रिपोर्ट है हमारे पास। एक बात जो केजरीवाल की बात कही है या
बीजेपी की या मोदी सरकार की बात कही है, एक बात हम समझ ले, अन्ना आंदोलन के समय देखें या ये पीछे किसान आंदोलन जब यहाँ हुआ और किसानों को अंदर नहीं आने दिए, जो हालात बने आपको पता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उसका जैसे किसी से बदला लेना हो तो वो पंजाब से बदला लेने के रास्ते पर चली है। जो केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल को ये समझना चाहिए था कि पंजाब आपको बिल्कुल जैसे प्लेट में डाल के किसी ने दे दिया हो, आपको प्लेट में डाल के दे दिया। उसका भी कारण था क्योंकि बीजेपी को पता था कि पंजाब का सिख बीजेपी को वोट नहीं डालता, तो उन्होंने अपने ही आदमी को, ट्रेंड आदमी को, केजरीवाल भी तो आरएसएस से संबंधित ही है और वो मानता भी है कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ। तो मुझे लगता है कि आरएसएस पूरी तरह ये सक्रिय है कि पंजाब के किसानी को खत्म कर दिया जाए, पंजाब की किसानी रहेगी नहीं और ये आंदोलन भी खड़े नहीं होंगे ये सारे। तो ये मुझे जो हथकंडा लगा है ये बहुत खतरनाक है। इनको समझना चाहिए कि ये बॉर्डर स्टेट है, 593 किलोमीटर की ये बॉर्डर स्टेट है, ये छोटी स्टेट नहीं है। उधर जम्मू कश्मीर लगता है, ये रावी जो सारा हमारे सामने आया, इन बातों को देखें। अभी उधर पाकिस्तान में करतारपुर जो गुरुद्वारा साहब है उसका उसमें पानी चढ़ा तो उन्होंने एक दिन में ही उसको साफ करवा दिया। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी को पता नहीं कि कौन इसका हल निकालेगा, कौन इसके सॉल्यूशन निकालेगा, यही किसी को नहीं पता। तो नतीजे क्या निकलेंगे, लोगों के अंदर की भावनाएं तो वही होंगी जो सरदार साहब अभी बता रहे थे। तो ये हालात पंजाब में जो ये भावनाएं जा रही है, ये देश के लिए बहुत कोई अच्छी बात नहीं हो रही। मैं एक बात और समझता हूँ कि उन्होंने एक बात और रिपोर्टिंग बहुत साफ कर दी। उन्होंने कहा कि पानी को सिस्टेमेटिकली छोड़ा जाता और पानी का भराव और ये जो उफान पर पानी आया था उस समय देखना चाहिए था कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर सरकार क्या कर रही थी? सरकार का अगर इतना भी नियंत्रण नहीं है, भाखड़ा डैम भी सेंटर के पास है, स्टेट ही उसमें प्रतिनिधित्व करता है, तो स्टेट और सरकार क्या करती है? इसका मतलब है कि दोनों मिलकर ही पंजाब को तबाह करने पर लगे। ये तो इनकी जिम्मेदारी है, इनको बताना चाहिए था कि हमने क्या किया। तो मेरा ये कहना है कि पंजाब को बर्बाद करने का जो ये रास्ता पहले ही पंजाब 50 साल के हालात से गुजरा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पंजाब में थी वो खत्म की, जो अनाज की प्रोडक्शन थी उसके ऊपर हमने हालात ऐसे पैदा कर लिए, तो आज हम क्या करना चाहते हैं? तो क्या वहां का ये सारा सिस्टम ही खत्म कर दें? तो मुझे लगता है कि पंजाब के जो हालात बन रहे हैं और ये अब केजरीवाल कुछ भी कहे, केजरीवाल वहां क्या ये नशा मुक्त पंजाब कर रहा था। अरे भैया, जो मेन जरूरत है, पानी की जरूरत है, पानी नीचे 150-200 उसमें पहुंच गया था पानी, उसका तो आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, उसको तो कोई नहीं देखना। केवल एक नशा नाम का हवा उड़ा करके पूरा पंजाब शायद नशेड़ी हो गया है और उड़ता पंजाब दिखाओ और ये सारे हालात दिखाओ। उनको पता ही नहीं कि पंजाब सिख रहत मर्यादा में नशा जो है वो जो कोई करता है वो पतित डिक्लेयर हो जाता है, वो पतित है। तो इसका मतलब है कि सिख तो नहीं कर रहे, फिर नशा कौन कर रहा है? तो मेरा ये कहना है कि इन बातों को समझना चाहिए जिस हालात से गुजर रहे हैं। मुझे तो बहुत दर्द हुआ जो आज मैंने रिपोर्ट भी देखी और जो मेरे पास मैसेजेस आए। आज सरदार बख्तावर सिंह गुरदासपुर गए तो उन्होंने वहां के भी डेरा बाबा नानक और गुरदासपुर का और सारा है हालात हमें बताए। तो मुझे लगता है कि जिस हालात में पंजाब गुजर रहा है उसके क्या बनेंगे, ये दर्द का विषय है। हाँ, मुझे ये बड़ा एहसास है कि सिखों ने कभी भी अपनी मेहनत, क्योंकि मेहनत कश है, वो पीछे नहीं हटते। वो जो लोगों को खाना खिला सकते हैं, लंगर लगा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में लंगर लगा सकते हैं, खालसा एड के तरीके से पूरे वर्ल्ड में जाके वो सारे काम कर सकते हैं, तो वो अपने आप में सक्षम है। मैं समझता हूँ कि उनको वाहिगुरु ने सक्षम बनाया इसमें। और मोदी जी से क्या मांग रहे हैं? क्या मोदी जी से कोई माफी मांग रहे हैं वो या केजरीवाल से क्या मांग रहे हैं? इनको ये कह रहे हैं कि अपना नियंत्रण तो रखो, अपना कंट्रोल तो रखो, अपनी सरकारें तो ठीक करो, सरकार के सिस्टम को तो ठीक करो। अगर आपका सरकार ही ठीक सिस्टम नहीं करती तो फिर सरकार का क्या फायदा हुआ? तो मैं समझता हूँ कि ये हालात बहुत, हमें ये समझना चाहिए कि चाहे केजरीवाल हो और चाहे मोदी जी हो और चाहे मैं तो समझता हूँ कि आरएसएस का ये सोच ही जो पंजाब में जब हिंदुस्तान का नारा लगा के पंजाब के हालात क्या किए थे, उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन, क्या सिख को खालिस्तान की मांग रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि उनके मुंह डाला गया, उनके अभी जब किसान आंदोलन हुआ उनको अतवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। तो मेरा ये मानना है
के पंजाब को इस तरह बर्बाद करेंगे तो उनके अंदर से जो मुसीबतें उभरेंगी, उनके अंदर से जो दर्द उभरेंगे, उनकी निजात कौन देगा? उनके लिए उनका हल कौन ढूंढेगा? ये सरकारों का काम होता है। जब लोग सड़कों पर आ गए तो फिर उसके हल क्या निकालोगे? ये तो निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। जब वो समय से उन्होंने निकाल लिया तो ये समय भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये समय वो नहीं निकाल सकेंगे, ये भी समय निकलेगा। पर सरकारों पर भरोसा लोगों का टूट जाता है। जो सरकारें चलती हैं लोक लाज पे, इंसाफ से और इकबाल से। जो सरकारें लोक लाज, इंसाफ और इकबाल त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं, वो सरकारें नहीं होती। फिर जब लोग इंसाफ मांगने चल पड़ते हैं, वो बड़ा खतरनाक मंजर होता है। मैं अपील करता हूं कि इस रास्ते पर इन सरकारों को समझना चाहिए कि लोगों को इस रास्ते तक ना पहुंचने दे। मेरी अपील भी है, आज भी मैंने अपील की है, पंजाब के लिए के साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझे खुशी है जो उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बाकी जगह से बहुत लोग ट्रालियां लेकर और लोगों तक जा रहे हैं। ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि हम सबका आभार करते हैं कि जो इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दया सिंह जी। मैं तिवारी जी के पास आता हूं और तिवारी जी से मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि लाल आंख दिखाने वाले लाल सलाम करके आ गए चाइना में। और मैं एक छोटी सी कहानी बता के आपको देता हूं मौका। आप आम आदमी पार्टी के सनौर के एमएलए थे हरमीत सिंह पत्थन माजरा। कल उन्होंने डायरेक्टली अपने गवर्नमेंट पे अटैक किया ये कह के कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ड्रेनेज किशन कुमार पंजाब फ्लड्स के जिम्मेदार हैं, क्योंकि डिस्पाइट रेजिंग द इश्यूज ऑफ टांगरी रिवर, पंजाब असेंबली में उन्होंने टांगरी रिवर सफाई की बात की और किशन कुमार को डेपुटेशन पे इतनी बार मिले, कोई प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लिए गए। आज जो ये पानी आया है, ये इतनी सिल्ट लेके आया है कि सालों लग जाएंगे उस सिल्ट को हटा के उसको वापस उपजाऊ जमीन बनाने में। जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया, हालांकि वो भगवंत मान के रिश्तेदार भी हैं, मैं पहले ही दे दूं डिस्क्लेमर, और आज उनको रेप के लिए अरेस्ट किया गया। जब वो भागने लगे उन्होंने फायर ओपन किया, एक आदमी के गोली लगी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो शाही है, ये जो हिटलर शाही है, ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान, जिनको कहा जाता है, हिजम भाई बड़े मजाक में कहते हैं कि छोटा रिचार्ज, तो मैं कहता हूं ये छोटा रिचार्ज नहीं है, ये बड़ा रिचार्ज हो गया है। क्या कहना है आलोक तिवारी जी? एक तो आम आदमी पार्टी की जो पंजाब गवर्नेंस है उसको लेकर, और मोदी जी के जो घड़ियाली आंसू, आज बिहार के जो अध्यक्ष थे वहां के वो रो रहे थे बीजेपी के। बिहार जीविका निधि 1000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर, कह रहे हैं 100 करोड़ का ट्रांसफर पहली किस्त का कर दिया। महिला शक्ति, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी, क्या कहना है आपका आलोक तिवारी जी? देखिए, मैं पहले भी कभी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, इंडिया एक लीडरलेस कंट्री है, भारत नेतृत्वहीन है। मैं बहुत से देर से लोगों की बात सुन रहा था। भारत का प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर एक वैश्विक सम्मेलन में शिरकत करके आया है। पहले देश में कितनी भूस्खलन, लैंडस्लाइड, मौत, बाढ़, इन सब की स्थिति है। पानी की बात बहुत उठ रही थी, लेकिन किसके लिए पानी की बात उठा रहे हैं? जिनकी आंखों का पानी मरा हुआ है, ये संगी। भारत का प्रधानमंत्री आते ही जो है, उसने पूरी बेशर्मी के साथ इस्टेब्लिश कर दिया, ये जो गालीबाजी का प्रोग्राम था वहां पर बिहार में, ये इन्हीं का एक प्लांटेड क्राम था। वो ये नहीं जानते हैं कि ये नैरेटिव नहीं बन पा रहा है। समाज में हम उठते बैठते हैं, पब्लिक के अंदर कोई इस बात का कॉग्निजेंस नहीं है। उसकी आड़ में ये पूरे देश में गुंडागर्दी कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यालयों में जा करके हमले कर रहे हैं। मेरे कानपुर में भी हमला किया, और जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर भी थी। सारी गरिमा को मिट्टी में मिला करके, जो मेयर पहली कांग्रेस सिटीजन होती है शहर की, उन लोगों ने जाकर के कांग्रेस के मुख्यालय पे हमला किया। और प्रधानमंत्री फिर से ये भड़का रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की खुली गुंडागर्दी तुम करो। अरे बाज आइए अपनी माँ का राजनीतिक इस्तेमाल करने से।
90 साल की बुढ़िया को आप लाइन में लगा देते, नुमाइश करते अपनी माँ की, शर्म नहीं आती? माफी मांगनी चाहिए, छठ मैया से माफी मांगनी चाहिए। अरे आपकी जिंदगी गुजर जाएगी माफी मांगने में। माफी मांगो बिल्किस बानो की मां से, माफी मांगो जिसको बेटी कहा था, देश की बेटी कह के चाय पीती, विनेश फोगट, उसके साथ मॉलेस्टिंग करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह का लगातार आप प्रोटेक्शन किए रहे और मार लाठी सड़क पे बिछा दिया, घसीटवा दिया। हमारा प्रधानमंत्री मणिपुर की बेटियों का बाप नहीं है? माफी मांगेंगे, सोनिया गांधी से माफी मांगेंगे। रेवन्ना ने जिन 300-350 लड़कियों के साथ रेप किया था उससे माफी मांगेंगे। आके जो है बोल रहे हैं कि मेरी मां का अपमान हुआ है। आप इस देश का अपमान है, आप इस देश का अपमान। आपको आके बताना चाहिए था कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं वहां पर, क्या करने गए थे आप। अभी 4 महीने पहले चीन ने हमें जो ठोकर मारी थी, आप वहां गए। चीन क्या समझेगा कि कोई बहुत बड़े नेता है? चीन ये समझेगा कि अमेरिका से पिटने के बाद अब हमारी शरण में आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपने देहाती औरत बोला था। आप कौन सी औरत साबित हुए, विद द ड्यू रिस्पेक्ट टू द वुमेन, जिसके 2 पति हैं? एक से मार खाती दूसरे के पास भागती, दूसरे से मार खाती पहले के पास भागती। और जहां तक सिख समुदाय की बात है, पंजाब के सूबे की बात है, मेरे दिमाग में आत्मजीत दी बहुत खीज है। मुझे पंजाब के ऊपर तो तरस आता है, लेकिन पंजाब के लोग भी अपनी करनी का परिणाम भोग रहे हैं। सिख कितने होशियार है क्या समझ नहीं रहे थे अरविंद केजरीवाल की हैसियत? अरविंद केजरीवाल की वजह से आज ये विनाशकारी सत्ता बैठी है। क्या सिखों को नहीं मालूम कि दिल्ली की माँ को माँ की तरीके नरिश करने वाली शीला दीक्षित पे कितना कैरेक्टर असैसिनेशन किया? कहां गया इस आदमी का काला ब्रीफकेस? माफी मांगी शीला दीक्षित से, मरते मर गई। जेटली से माफी मांगी थी। क्या पंजाब का सिख ये समझता नहीं था? पंजाब का सिख हो या पूरे देश का आदमी आज अपनी करनी का भुगतान कर रहा है। इस देश का आदमी, मैं बड़ी खिसियात में कह रहा हूं, इसी लायक है जो आज खरीद के खा नहीं पा रहा है। वो पंजाब को चाहते कहां है? 750 किसान मर गए, और कहा वो किसान क्या मेरे लिए मरे? प्रधानमंत्री ने संसद से उनको अपशब्द बोला था, आंदोलनजीवी। तब जाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जबान मिली थी कि मरने दो इनको, मरो, मरने भी दो इनको, गालियां भी दो। ये खिसियाहट कौन सी है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरा है, जो मणिपुर में करा रहे हैं किसी और रास्ते, जो पंजाब में करा रहे हैं किसी और रास्ते। नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स के बीच 18 दिन गोली चलती है। देश का बाप किधर है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तमाम वाकयात बता दूंगा, वो सामने आए थे कि हाँ वो देश के माई बाप है। क्योंकि अकाल तख्त ने एक बार इन संघियों को वापस लौटा दिया था, जब ये कहने गए थे कि तुम भी अपने आप को हिंदू आइडेंटिटी बताना शुरू करो। गोलवलकर ने भड़काया था पंजाबियों को कि तुम पंजाब से अलग हो जाओ, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। क्या रवैया है भारतीय जनता पार्टी का सिखों के प्रति? कांग्रेस ने 1984 का जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ था, उसमें पॉलिटिकल नेताओं के कैरियर खत्म कर दिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 55 भाजपा और संघ के लोगों के मुकदमे में क्लोजर लगवाई थी, जिसमें 1980 में नई दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव का संयोजक कोई जैन भी था। ये केवल हिंदी जो जो हार्टलैंड है, ये केवल उसकी बादशाहत पे चलने वाले हैं। ये केवल वही चाहते हैं। और ऐसे ही बाल्कान प्लान था, जो चर्चिल का प्लान था, जिसमें टुकड़ों में हिंदुस्तान बट रहा था। ये चाहते थे, ये रजवाड़े चाहते थे, सावरकर भी यही चाहता था, और ये चाहता था टुकड़े हुए
टुकड़ों में बटे हुए तमाम हिंदू राष्ट्रों का अधिराज नेपाल हो, ये नेहरू को क्यों गालियां देते? क्योंकि नेहरू थे जो माउंटबेटन के ऊपर प्रेशर बना करके, और माउंटबेटन की भलमनसाहत थी जो प्रेशर में आ गया, उसने चर्चिल का तैयार किया हुआ बैल्कान प्लान को कैंसिल करके 3 जून प्लान से जो है देश को आजाद कराया। वो माउंटबेटन प्लान भी था। और उसने गांधी के सामने बड़े कातर भाव में कहा था कि अखबार तो छापता है कि ये जो है माउंटबेटन प्लान है, लेकिन गांधी जी ये तो आपका प्लान है, क्योंकि गांधी यूनियन ऑफ इंडिया के लिए लड़े थे। ये इनके भीतर जितने भी अवगुण हैं ये दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग खुद में है। ये कश्मीर के दुश्मन नहीं है क्या घाटी के? ये बस हिंदी बोलना खत्म हो जाता है हरियाणा के बाद से, खत्म इनकी कहानी। तमिलनाडु में इनका क्या रवैया है? कर्नाटक में, केरला में इनका क्या रवैया है? कितने बम ब्लास्ट में ये मारे जाते हैं, खुद संगी मारे गए बम बनाते हुए। आसाम और बंगाल एक इतना इनका जो है कम्युनल फॉर्डर की जमीन है, वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा को खड़ा किया है। वहां पर जाकर के दुर्गा जी को गाली दिलवाते हैं। दिलीप घोष ने गाली दी थी, वो आज बोल रहे हैं कि चट भैया से माफी मांगो। मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आपको कहीं सभ्यता जो है क्या कहते हैं स्थापित करनी है तो इमीडिएट इफेक्ट से पहले आप इस्तीफा दीजिए। मैंने 2013 में कहा था अपने मित्र से, जब ये जो है बीजेपी के स्टार कंप्रेनर बनाए गए थे, कि अब देश का डिस्कोर्स बहुत गिर जाएगा। बिहार चुनाव के लिए आप कितनी बड़ी नौटंकी कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे बिहार चुनाव के लिए? पहलगाम में मरे हुए लोगों की जो चिताएं नहीं जल पाई थी, पूरी बेहयाई के साथ खड़े होकर के अंग्रेजी में आप नुमाइश कर रहे थे वहां पे। ये इन्हीं लोगों का मोडस ऑपरेंडी है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है कि जो गाय का मांस कहीं फेंक दो और फिर मुस्लिम के हाथ सर पे टोपी रखो। आत्मजीत जी और जो 2 बुजुर्गवार सिख बैठे हुए हैं, इनको भी याद होगा जिस समय पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, इसी तरीके की घटनाएं थी। सिखों के, हिंदुओं के मंदिरों पर गौमांस फेंका हुआ नजर आता था, पड़ा हुआ नजर आता था, जिससे कि सिखों और हिंदुओं के बीच ये जो अदावत करा दे। हरकत इन्हीं की थी। ये देश के लिए प्रॉब्लम है। कंट्री में कोई लीडर नहीं, जरा बताएंगे? एक प्रधानमंत्री की तरीके बिहेव करना जानते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि जो है हमारी अचीवमेंट्स क्या है, हमारे करार क्या हुए, एससीओ की बैठक में क्या हुआ? छीनने का आओ बेटा, अब आए हो तुम हमारी गुलामी में। अभी 3 महीने पहले हम ही ने मिसाइल से तुम्हारे जहाज तोड़े थे। तब मैंने सीएनएन पे सुना था, तब डर गए थे। सीएनएन का रिपोर्टर कह रहा था, इट इज इंडिया हु ऑल फॉर सीज़फायर फियरिंग फर्दर अटैक ऑफ पाकिस्तान। हमारी, देख लीजिए, सेना को और सरकार को बिल्कुल अलग रखा करिए। हमारी सेना नहीं डरी थी। हमारा नेतृत्व तो बुज़दिल था जो ये सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ये नहीं जानते, वो जमाने गुजर गए हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर का भी जनता ने नोटिस नहीं लिया। कोई नैरेटिव नहीं बन पाया, न इनकी गाली का नैरेटिव बन पा रहा है। इनकी गुंडागर्दी जग जाहिर हो रही है, और वही पूरी गुंडागर्दी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान न दे करके आपको पहले आकर के इमीडिएटली हेलीकॉप्टर से दौरा करना चाहिए था। आप घिनौनी राजनीति खेल रहे हैं, आप घिनौनी राजनीति खेल रहे। लास्ट ईयर आप ही कह रहे थे वो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, मैं कहता था भाग जाएगी, भाग गई। अरे तमीज नहीं तुम्हें? मणिशंकर अय्यर ने इसकी खसलत को बहुत अच्छा पहचाना था। मैं ट्रिब्यूट देता हूं मणिशंकर अय्यर की बात को। आई स्टैंड बाय मणिशंकर अय्यर। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी सत्य नुकसान करता है। सत्य पर चलने वालों को लंबी दूर तक नुकसान करना सहना पड़ता है। मैं उस दिन भी मणिशंकर अय्यर के साथ खड़ा था और सारे कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर का विरोध कर रहे थे। मैं खड़ा था मणिशंकर अय्यर के साथ। शशि थरूर की पत्नी को आप 50 करोड़ की विधवा कह देंगे? हाँ? अंकिता भटनागर के साथ क्या हुआ? कठुआ में तुम्हारे आदमी बलात्कारियों के समर्थन में वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल रहे थे। इन महान शब्दों को कितना नीचा दिखाया। तुम्हें तो पूरी भाजपा की यूनिट को सैक कर देना चाहिए था जी। है? तो उम्मीद मत करिए। ये लीडरलेस है, ये लीडरलेस है।
केजरीवाल को बिठा करके पंजाब उसका अंजाम भोग रहा है। ही इज ए वेल प्लांटेड एलिमेंट देयर, दैट्स ऑल। थैंक यू आलोक तिवारी जी, आपने जो बात कही बहुत मौजूद बात की कि कोई लीडरशिप है ही नहीं। गांधी के बाद भारत को पिरोने का, जोड़ने का काम शायद जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू और भाखड़ा नंगल डैम, पंजाब को वीट बॉल बनाने का काम और भारत को संजोने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी जो है उसको तोड़ने का काम कर रही है। मैं हिजम भाई आपके पास आता हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला अभी हमने टच नहीं किया, मुझे आपकी जरूरत थी। इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने उसको अबेंस में कर दिया पहलगांव अटैक के बाद, जब पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि ये अबेंस जो है वो इनवैलिड कैटेगरी है, आप नदी के पानी को नहीं रोक सकते। भगवंत मान ने कहा हम पंजाब का पानी हरियाणा पर राजस्थान में रोक देंगे। मोदी जी ने कहा इंडस वाटर का पानी जो है हम पाकिस्तान जाने से रोक देंगे। तो ये सब चलता नहीं है। वो ट्रीटी भी इसी तरीके से लिखी हुई है कि उसमें कुछ अबेंस वाली बात ही नहीं है, या तो आप उसको मानते हैं या आप उसको नहीं मानते हैं। उसी वजह से फिर शिमला एग्रीमेंट भी वायलेशन हो गया और फिर देखा किस तरीके से ट्रंप ने इंटरफेयर करके कह दिया कि मैंने तो वॉर रुकवा दी, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में बायलैटरल टॉक तब तक थी जब तक इंडस वाटर ट्रीटी थी। अब उसको आपने तोड़ दिया तो शिमला एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। अब बात क्या आ जाती है कि इंडस वाटर पे सोंगपो जो रिवर चाइना से निकलती है, वहां पर 60 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट, बड़ा डैम प्रोजेक्ट जो है चाइना बना रहा है, बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है। ग्लेशियर का पानी सारा आता है। अभी पहले जब भाटी जी से मेरी बात हो रही थी तो मुझे समझा रहे थे ब्यास का पानी जो है वो ग्लेशियर का मेल्टेड पानी आता है। सिमिलरली जो दो ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान में जाती हैं, झेलम और चिनाब, चिनाब का पानी भी ग्लेशियर का जो मेल्ट होता है पानी वो आता है। जो बाकी सतलज है या रावी है, इसमें बारिश का पानी ज्यादा इकट्ठा होता है। मुझे समझा रहे थे किस तरीके से। तो अब चाइना ने यह भी कह दिया है कि मोमन डैम जो है, मोमन प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर वायलेट किया कोई बात नहीं, हम मोमन डैम बना लेंगे पाकिस्तान में। चाइना पूरी मदद कर रहा है मोमन डैम प्रोजेक्ट के लिए, उसका काम शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनवाला प्रोविंस में नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में स्वात रिवर के ऊपर मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट आती है और मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट पर रॉक फिलिंग शुरू हो चुकी है। तो ये सारा इंडस वाटर और सिंधु घाटी, क्योंकि लद्दाख, क्या कहना है आप? दोस्तों नमस्कार। ये वाटर ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वाटर शेयरिंग ट्रीटी, यानी कि the Indus Water Treaty is considered one of the most successful water sharing endeavor in the world today. Even though analysts they acknowledge the need to update certain technical specification and expand the scope of the agreement to address the climate change. अब नेचुरल रिसोर्सेज को अब अपनी ट्रीटी से जो पहले जो बनाया गया, जो बहुत सोच समझ करके जो वाटर ट्रीटी जो बनाया गया था उसको वायलेशन करके आप इसको वायलेशन को नहीं तोड़ सकते हैं। 19 सितंबर 1960 को नेहरू जी और आयुब खान जो पाकिस्तान का उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, दोनों ने मिल करके वर्ल्ड बैंक के सामने, वर्ल्ड बैंक उस समय पर जो है, वर्ल्ड बैंक का नाम जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उनके सामने ये वाटर ट्रीटी साइन हुए थे 19 सितंबर 1960 को। आतमजीत जी 23 मई 2025 को पहलगाम हमले के बाद ये वाटर ट्रीटी जो है कैंसिल किया गया। दिस इज अ वायलेशन ऑफ द ट्रीटी। ये जो पानी जो है वेस्टर्न चाइना से निकलते हैं, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मैं बलूचिस्तान नहीं, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, बल्तिस्तान और पोर्ट सिटी कराची, यानी कि जो है इसको अरेबियन सी पे जाकर के इसकी समाप्ति हो जाता है, मतलब विलय हो जाता है। देखिए 41 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी इसके कैपेसिटी इंडिया में है। कंट्रोल जो है भारत का मात्र 20% की कंट्रोल है और
80% जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ने जो गलतियां की है, जो 23 मई 2025 के बाद जो वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके जो आज पंजाब में जो मैन-मेड आपदा यानी कि मानवीय आपदा, मतलब इसको नेचुरल डिजास्टर के साथ-साथ जो है ये प्रोजेक्टेड डिजास्टर इसको माना जाएगा। दया सिंह जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इसको जो है आप करेक्ट कीजिएगा। मैं इसको नेचुरल डिजास्टर के साथ-साथ ये प्रोजेक्टेड डिजास्टर है, इसको मानता हूं। भारत का कंट्रोल में मात्र 20% पानी आप इसको संभाल नहीं सकता। अब 80% यानी कि 100% पानी के जो बहाव जो है अब कहां संभाल लें? ये सबसे बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार है, उनको जो सलाह दे रहा है वो मोस्टली जो है, मुझे नहीं पता वो एंटी इंडियन है, इंडियन है या अल्ट्रा इंडियन है। गलत सलाह दे रहे हैं। जल्द से जल्द इस वाटर ट्रीटी को जो है, जो सस्पेंड किया है, इसको जल्द से जल्द एक बार रिकंसिडर होना चाहिए, रीएनालाइसिस होना चाहिए। ये भारत की जमीन इस पानी को जो है झेल नहीं सकता। जी 80% of the 80% of the water should controlled by the Pakistan. 20% only the 20% has to control by the Indian territory. तो आपने सारे के सारे पानी रोक दी। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, या आप जानबूझ करके इस प्रोजेक्ट को जो फेल कर रहे हैं, या जानबूझ करके जो अभी जो भाटी जी जो बोल करके गया, तो इसको अगर रिकनेक्ट करें तो उस साजिश की तरफ, उस कॉन्स्पिरेसी की तरफ फिर जाता है। मैं इस ट्रीटी की तरफ जो है, ये ट्रीटी जो है पूरे वर्ल्ड में जो आज तक की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे बेहतरीन पानी का जो बंटवारा जो है उसको माना गया है। तो उस ट्रीटी को आपने सोचे समझे बिना आपने इसको वैसे कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब इसको क्या समझा जाए? या जो अभी हमारे जो साथी एक जो पैनलिस्ट है, जो भाटी जी जो हरियाणा से, उन्होंने जो बोल करके जो किसान आंदोलन और जो पुराने जो सिख जेनोसाइड की तरफ जो लेकर के गया, तो उस तरफ जो एक रिकनेक्ट करके एक माइंड पे एक रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है कि हाँ ये कुछ न कुछ साजिश या कंस्ट्रक्शन कॉन्स्पिरेसी की तरफ लेकर के जाता है। तो जल्द से जल्द जो है इसको जो आवाज गूंज तो नहीं रहा? अच्छा, नहीं जो लद्दाख की जो पानी, ये जो पानी जो है इसको रोकना नामुमकिन है। जब आप ग्लेशियर की पानी को आप कैसे रोकोगे? चिनाब नदी और झेलम की जो पानी जो है ये ग्लेशियर की पानी है। अब ग्लेशियर की पानी को आप किस तरीके से अब रोकना, एक एनवायरमेंट में भी जो है आपको डिजास्टर आएगा। और ये वैसे इंडिया इस पानी को झेलने का कैपेसिटी नहीं है। अभी इस नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और गलतियां की हैं। जो लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर कुछ नदियां हैं, मैं एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं आ रहा उस कुछ चंद नदियों को, मैंने देखा हुआ नदियों को। उन नदियों की जो सोनम वांगचुक जो है, उन्होंने एक उधर के एनवायरनमेंट को देख करके फॉसिल फ्री वहां एनर्जी और जो फौजियों के लिए जो कुछ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सोनम वांगचुक एक अपने आप में एक बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और इनोवेटर है और मोटिवेटर है और एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है। उनको देख करके जो हिंदी का जो मशहूर फिल्म जो 3 इडियट्स बनाया गया, तो उन्होंने एक हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय ऑल्टरनेटिव करके एक यूनिवर्सिटी वहां पर कंस्ट्रक्शन जो किया था, जो उतनी करोड़ों का जो कंस्ट्रक्शन जो किया था, वो नरेंद्र मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान ने उसका लीज कैंसिल कर दिया उसका, और सीबीआई और ईडी उनका पीछे लगवा दिया। यानी कि साजिश। देखिए, लद्दाख के जो है एक शेड्यूल 6, उनका डिमांड था कि शेड्यूल 6 वहां पर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 वहां पर लागू किया जाए, क्योंकि वो
एक ऐसे सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव जगह है लद्दाख। वहां पर अब अदानी और अंबानी और जो टाटा बिरला के जो होटल और जो वहां पर जो इंडस्ट्री लगना, वहां के लिए वहां की माहौल के माकूल नहीं है, दैट सुटेबल फॉर द लद्दाख की जो लैंड और जो वहां के एनवायरनमेंट के साथ। तो सोनम वांगचुक ने वहां के इंजीनियरिंग जो एनवायरनमेंट के साथ फैमिलियर इंजीनियरिंग वहां पर शुरू किया था। वहां बिजली जो पन बिजली जो है, यानी कि जो हाइड्रल प्रोजेक्ट, वाटर हाइड्रल प्रोजेक्ट, वहां के बिजली फॉसिल फ्री वहां पर शुरू किया था और अलग अलग कई प्रोजेक्ट शुरू किए। उनका सारे का सारे प्रोजेक्ट जो है उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान अपनी मर्जी से तो नहीं किया होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिना, उनके लीज कैंसिल कर दिया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी आर नाउ लीडरलेस कंट्री, we are in a banana republic and almost जो आज बिहार में उन्होंने रोने धोने का जो बहाना जो बनाया था, एक जमाने में हिटलर भी जो है बहुत ज्यादा रोता था, स्टेज पे चढ़ के हिटलर खूब रोता था। हिटलर स्टेज पे चढ़ के सबसे ज्यादा रोने वाला बंदा हिटलर था। तो अपनी माँ को, उसको शर्म नहीं आया, अपनी माँ को भी इस्तेमाल किया था नोटबंदी के समय पर। 500 रुपए के नोट पकड़वा करके लाइन पे खड़ा किया था ना उसने। आलोक तिवारी जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप करेक्ट कीजिएगा। हिजम भाई, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं कि माइकल पहले दंगा करता है, बाद में रोता है। ये तो वही बात हो गया। गुजरात 2002 का जवाब हम नहीं देंगे और चीजों का जवाब हम नहीं देंगे, और जब सवाल पूछा जाएगा तो हम रोना धोना चालू कर देंगे। मैं इंटरवीन करूंगा एक मिनट के लिए। ऐसा है, आपको याद होगा आत्मजीत जी कि जो है कैनेडी के मर्डर के बाद लिंडन बी जॉनसन की ओथ सेरेमनी कहां हुई थी? उस प्लेन से, टेक्सास से जहां लाया जा रहा था डेड बॉडी को, वॉशिंगटन, उसी प्लेन में हुई थी। मैं उस शहर का नाम भूल रहा हूं, वहां की डिस्ट्रिक्ट जज थी जारा। उसने ओथ सेरेमनी लिंडन बी जॉनसन की प्लेन के ऊपर कराई थी, जब मिसेस कैनेडी के कपड़ों पर कैनेडी का ब्लड लगा हुआ था। और ये बहुत बड़ा इशू अमेरिका में बना था। क्यों? क्योंकि कैनेडी वॉज ए वेरी पीस लवर पर्सन एंड ए डिसाइपल ऑफ पंडित नेहरू। वो वियतनाम पे हमला नहीं करना चाहता था। अमेरिका ने क्या किया? लिंडन बी जॉनसन ने अपना वॉरशिप यूएसएस मेडाक्स डुबा दिया। डुबाने के बाद बड़ी भयंकर बम्बार्डमेंट करी, लेकिन बाद में जब ये राज खुल गया और एक इंग्लैंड के जो फिलोसोफर थे बर्ट्रैंड रसल, उनको ये बात बड़ी अखरी कि उन्होंने यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल कोर्ट बनाई थी, नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें एक फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्र को उन्होंने जूरी बनाया था और सारी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड की गई और लिंडन बी जॉनसन वाज फाउंड गिल्टी। और नेक्स्ट इलेक्शन में बर्ट्रैंड रसल ने अमेरिका में जाकर वो डायरी बंटवाई थी, तब लिंडन बी जॉनसन हार गए तो निक्सन जीते थे। यूएसएस मेडाक्स को खुद का जहाज डुबो करके और वियतनाम पे हमला किया गया था। बहुत ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। आपने हिस्ट्री बुक से पुराने जाके समय में, हाँ जी जी राजेंद्र भाई, let me remind to our viewers again, इंडस वाटर ट्रीटी इज वन ऑफ द बेस्ट, अभी तक की जो है टॉप, अभी तक इसके कंपैरिजन में कोई नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी इज द बेस्ट एंड वन ऑफ द एंडेवर वाटर शेयरिंग इन द वर्ल्ड टिल टुडे। उसके जैसा कोई अभी तक हुआ नहीं है। ये पंडित नेहरू और आयुब खान, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस समय का तत्कालीन, 1960 सितंबर को हुआ था और 23 में 2025 को इसको सस्पेंड किया। 20% भारत का हिस्सा कंट्रोल में आता है, 80% पाकिस्तान की कंट्रोल में होना चाहिए था। तो ये सारे के सारे वायलेशन पहलगाम हमले के बाद हुआ है, तो इसको रिकंसिडर होना चाहिए। और पंजाब में जो आज जो हालात जो हुआ है, ये प्रधानमंत्री होने के नाते और पूरा समक्ष भारत के लोगों को
उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हम हमेशा पंजाब के साथ खड़ा है। 13 महीने हम सिंगू बॉर्डर में बैठ सकता है, तो क्या आज के मुसीबत में क्या हम साथ नहीं देंगे? उत्तर पूर्वी भारत पूरा जो है पंजाब की चावल से पेट भरते हैं, और उत्तर पूर्वी भारत भी जो है आज पंजाब के साथ खड़े होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उत्तर पूर्वी भारत के पेट पंजाब भरता है। जी, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद हिजन भाई। आखिरी कमेंट दया सिंह जी, आपने सबकी बातें सुनी, और क्लोजिंग कमेंट आपसे, और फिर इस प्रोग्राम की समाप्ति। है कि जो तिवारी जी ने कहा और जो भाई साहब ने बताया, जब आरएसएस ने ये सोच ही लिया कि हमने 2-3 शाहूकार रखने हैं और बाकी 80 करोड़ को हमने 5 किलो अनाज देना है और नमक देना है, और एक बुजुर्ग लेडी से कहलवाना है कि जो हमें नमक और वो देगा तो हम तो उसी को वोट डालेंगे। जो हालात ऐसे बन जाए, वहां क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है? आपने तिवारी जी ने नोटबंदी की बात की, मैंने एक बार हंस के कहा कि किसी ने कह दिया कि मुसलमान जो हैं बैंकों में जमा नहीं कराते क्योंकि वो इंटरेस्ट को हराम मानते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने शाम को 8 बजे गए, उन्होंने कहा 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट जो है वो हमने बंद कर दिए। तो 140 जो मरे, जो शहीद हुए या मरे, जो भी हम कहें, वो हिंदू ही थे, उनमें ना कोई मुसलमान था ना कोई सिख था। तो मैंने पूछा कि आप जो काम कर रहे थे वो तो जिसके लिए कर रहे थे उनको तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, और जिनके लिए, और ये जो काम आपने किया इसका क्या लाभ हुआ? तो मेरा ये कहना है कि इनका ना इनको चिंतन है ना इनको सोच है। अभी जो उन्होंने इसकी बात की, ट्रीटी की बात की, अब तो बिल्कुल ही दरवाजा ही खोल दिया। जब आपने ट्रीटी को और सारे सिस्टम को वायलेट कर दिया, तो आप ना तो पाकिस्तान उस ट्रीटी को मान रहा है, ना अमेरिका उसमें आपकी कोई मदद करने के लिए तैयार हो सकता है जो हालात बने हैं, और इंडिया कहाँ खड़ा होकर दोबारा रिव्यू कैसे करेगा इस ट्रीटी को? तो मैं समझता हूं कि आज के हालात में जो विदेश नीति है बड़े ऐसे मोड से जा रही है जिससे वापिस आना क्या होगा कह नहीं सकते। मेरी तो अरदास है, मेरी तो अपील है कि कम से कम हम सब लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको कम से कम आवाज आज उठानी चाहिए कि आओ मिलकर एक, ये कहीं बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, इसको पाला है, पोसा है, हमारे बुजुर्गों ने इतने इंस्टीट्यूशन बनाए, इसको तबाह ना होने दें। और मैं समझता हूं कि पंजाब, मुझे ये चिंता नहीं है कि पंजाब रिवाइव नहीं कर जाएगा। पंजाब पहले भी रिवाइव करता रहा, आज भी रिवाइव कर जाएगा। एक बात तिवारी जी की और कह के मैं खत्म करता हूं। जो ब्लू स्टार ऑपरेशन की बात कही है, मैं चशमदीद गवाह हूं इस बात का कि जब इंदिरा गांधी ने जेपी मूवमेंट थी, तो जेपी मूवमेंट पे ज्योति बसु और जयदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया 1974 में, जब रामलीला मैदान में जेपी मूवमेंट में जेपी ने आवाज बुलंद की, तो वो कहने लगी ज्योति बसु को कि आप बंगाल में राज करें, मुझे केंद्र में साथ दे दें, क्योंकि ये जेपी आरएसएस के घोड़े पर सवार होकर आए हैं, तो मैं इनको मीट विद कर लूं। और यही जयदार गुरचरण सिंह टोडा को कहा, बसु मानकर चले गए, 32 साल अनहिंडर्ड राज किया। और जथेदार गुरचरण सिंह टोडा कहने लगे मैं बादल जी से बात कर लूं। बादल जी ने कहा हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। नतीजे 50 साल के ये हालात पैदा कर लिए। और जो दूसरी बात तिवारी जी ने कही, एक बात ये मान लेनी चाहिए कि अब तो अडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में ये मान ही लिया कि इंदिरा गांधी ब्लू स्टार ऑपरेशन करना ही नहीं चाहती थी। और मैं 25 मई 1984 से 27 मई 1984 का चशमदीद गवाह हूं, जिसमें उन्होंने अंत तक कोशिश की कि मुझे ये कोई काम ना करना पड़े। और ये प्रेशर, और एक जो 2 जून 1984 को उनकी स्टेटमेंट है, बहुत डिक्लेरेशन है इंदिरा गांधी की, जिसमें उन्होंने कहा कि वायलेंस को वायलेंस से, काउंटर वायलेंस से नहीं किया जा सकता, हेट को हेट से खत्म नहीं किया जा सकता, बट सम मिसगाइडेड हिंदूज, द वर्ड मेंशन्ड बाय हर, मिसगाइडेड हिंदू, हु वर द मिसगाइडेड हिंदूज। तो इसको सिखों पर लाकर हम पेश कर देते हैं कई बार कि सिख जिम्मेदार थे। ये सारे का सारा आरएसएस का बनाया पंडोरा बॉक्स था, और जिस पंडोरा बॉक्स में हाँ सिख भी उस जाल में फंसे, इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता। और मैं सरदार मनमोहन सिंह जी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने देश में कभी आज तक मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा
जो 1984 की माफी मांग जाए, कोई और आप माफी मांग के दिखा दे, और मुसलमानों को और सिखों को साथ लेकर आपने 145 के साथ को लेकर मेंबर पार्लियामेंट को लेकर प्राइम मिनिस्टर बना हो, और 2009 में वही मनमोहन सिंह के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा हो और 206 मेंबर पार्लियामेंट आ जाए, सामाजिक जी। समरसता और बराबरी और सबको साथ लेके चलने का जो मनमोहन सिंह का आइडिया था, वो शायद ही हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये दोबारा से, हाँ मैं समझता हूँ कि सिखों से वो गलतियां हुई हैं जो उस जाल में फंसे, मैं अब शायद उस जाल से निकल आए, तो ये अब उनके ऊपर है। हमारी कोशिश है कि हम उनको भी कहें, पर जिस हालात से अब जो हालात पंजाब में, ये जो बाढ़ और ये हालात सिखों के अंदर और दर्द पैदा करेंगे। बहुत मुश्किल से मुझे पता है कि जब मैंने आर्य समाज और सिख समाज को एक मंच पे लाया, मैं सोचता था कि पंजाब के हालात, चंद्रशेखर जी की सरकार के समय मैंने कोशिश की कि शायद बातचीत हो सके। मुझे खुशी है कि शायद मनमोहन सिंह जी के समय तक आते आते बहुत सारी चीजें जो है वो सुलट गई और सिखों में और पंजाब में शांति की तरफ बढ़ा। मुझे खुशी इस बात की। आज भी मैं समझता, इस बात की मुझे चिंता नहीं है कि पंजाब में कोई जो लोगों को अनाज बांट सकते हैं, जो लंगर छका सकते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, वो इस बात से घबराएंगे नहीं। ना ही वो किसी की एड और किसी की सरकार उन्हें एड देगी या नहीं देगी, उसकी भी परवाह नहीं है। पर एक बात साफ हो गई कि केजरीवाल और मोदी दोनों का पर्दाफाश हो गया कि ये लोग पंजाब को बर्बाद करने पर तुले हैं। ये लोगों के, ये पंजाबियों के मन में, ये मानस में बैठ गया है। अब ये इनको सोचना है कि अगले इलेक्शन ये कैसे पंजाब में लड़ेंगे, ये अब ये इनको सोच। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और इस प्रोग्राम का शीर्षक भी यही है कि क्या केजरीवाल और मोदी पंजाब को खत्म करने पर तुले हुए हैं, और इसका जवाब अब पंजाब की जनता लोगों से मांगेगी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी जानकारियां देने के लिए दया सिंह जी, हिजम राजेन साहब, आलोक तिवारी जी और जसबीर भाटी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।